हजारों साल पहले की बात करते हैं। मतलब सोचिए आप उस दौर में हैं जब आसमान में काले बादल घिराते थे और एक भयानक तूफान किसी गांव की पूरी फसल को तबाह कर देता था। और उस वक्त कोई मौसम रडार या सैटेलाइट तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं। तो उस समय के इंसान के पास इसका क्या स्पष्टीकरण होता था? वो बस यही मानते थे कि हर अच्छी या बुरी घटना सीधे तौर पर भगवान का आशीर्वाद है या फिर उनका प्रकोप। सही बात है। सब कुछ बस भाग्य, किस्मत और उन अदृश्य शक्तियों के हाथ में था जिन्हें कोई समझ नहीं सकता था। एग्जैक्टली। लेकिन आज हम अपने इस विस्तृत विश्लेषण में इसी चीज पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हमारे सामने पीटर एल बर्नस्टीन की बहुत ही मशहूर किताब है अगेंस्ट द गॉड्स, द रिमार्केबल स्टोरी ऑफ रिस्क। बहुत ही शानदार किताब है ये। हाँ, और हमारा उद्देश्य इस गहन चर्चा के जरिए ये समझना है कि मानव सभ्यता ने मतलब भाग्य के हाथों की कठपुतली बने रहने से लेकर भविष्य की गणना करने तक का ये जो पूरा वैचारिक सफर है वो कैसे तय किया। और ये सफर बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये किताब सिर्फ फाइनेंस या शेयर बाजार के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? मतलब इसका मूल विषय क्या है? देखिए, ये मूल रूप से इस बारे में है कि कैसे इंसान ने अनिश्चितता के सामने हार मानने के बजाय उसे मापना सीखा और फिर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना भी सीखा। अरे वाह! हाँ, क्योंकि प्राचीन काल में तो निर्णय लेते समय लोग ज्योतिष या अंधविश्वास का ही सहारा लेते थे। भविष्य जानने का कोई और तरीका मौजूद ही नहीं था। लेकिन ग्रीक और रोमन सभ्यताओं के पास तो सब कुछ था ना। मतलब उनकी वास्तुकला इतनी शानदार थी, उनके पास इतने महान दार्शनिक थे। वो सब था बिल्कुल, लेकिन वो लोग रिस्क को नहीं माप सके और इसका एक बहुत बड़ा तकनीकी कारण था। तकनीकी कारण? वो क्या था? उनके पास शून्य मतलब जीरो की अवधारणा नहीं थी और ना ही वो हिंदू अरबी संख्या प्रणाली थी जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो रोमन अंकों वाला सिस्टम। हाँ। अब आप खुद सोचिए, रोमन अंकों के साथ जटिल गणितीय गणनाएं करना या भविष्य की संभावनाओं का कोई मॉडल बनाना, ये तो लगभग असंभव ही था। बात तो सही है। रोमन अंकों में गुणा भाग करना ही अपने आप में एक बुरा सपना है। बिल्कुल। तो जब दुनिया में शून्य और इस नई संख्या प्रणाली का प्रसार हुआ, तब जाकर भविष्य को संख्याओं में बांधने का कह सकते हैं कि पहला रास्ता खुला। यानी एक तरह से बुनियादी गणित के अभाव ने पूरी मानव जाति को भाग्य के भरोसे बैठा रखा था। ये बहुत ही अजीब बात है। बहुत अजीब है लेकिन सच है। तो इतिहास में वो कौन सा मोड़ था? मेरा मतलब है वो कौन सा पल था जहां से भविष्य को भगवान के हाथों से निकालकर गणित के फॉर्मूलों में ढालने की ठोस शुरुआत हुई? वो मोड़ आया था 17वीं सदी में। 1654 में फ्रांस के दो बहुत ही महान गणितज्ञ थे, ब्लेज पास्कल और पियरे डी फॉर्मेट। पास्कल और फॉर्मेट। हाँ, उनके बीच पत्रों के जरिए एक ऐतिहासिक बातचीत शुरू हुई और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बातचीत किसी बहुत बड़े दार्शनिक मुद्दे पर नहीं थी। तो किस चीज पर थी? कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट? नहीं, ये जुए के एक अधूरे खेल को लेकर थी। अरे, जुए का खेल? सच में? हाँ, सच में। इसे प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट्स कहा जाता है। देखिए, मान लीजिए दो लोग जुआ खेल रहे हैं और जीतने वाले को एक बहुत बड़ा इनाम मिलना है। ठीक है। लेकिन किसी कारणवश खेल को बीच में ही रोकना पड़ता है। अब सवाल ये था कि उस इनाम के पैसे को दोनों के बीच कैसे बांटा जाए। मतलब क्या उसे आधा आधा बांट दें? वही तो, या फिर जिसने उस समय तक ज्यादा पॉइंट बनाए हैं उसे पूरा पैसा दे दें। पास्कल और फर्मेट ने इस समस्या को सुलझाने के लिए जो गणित लगाया ना, बस वहीं से प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता के सिद्धांत का जन्म हुआ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने बकायदा गणना की कि अगर खेल आगे बढ़ता तो दोनों खिलाड़ियों के जीतने की गणितीय संभावना कितनी थी। ये तो बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले लोग बारिश को सिर्फ प्राकृतिक प्रकोप मानकर आसमान की तरफ देखकर इंतजार करते थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर हमने बादलों के पैटर्न को समझना शुरू किया, हवा की दिशा का डेटा इकट्ठा किया और फिर कहना शुरू किया कि आज बारिश होने की 70% संभावना है। एग्जैक्टली। पास्कल और फर्मेट ने उस जुए के खेल में बिल्कुल यही किया। उन्होंने भविष्य के संभावित परिणामों को वर्तमान में 1% या कह लें एक अनुपात में बदल दिया। और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि इसी 1% या अनुपात ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का नक्शा बदल दिया होगा। पूरी तरह से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का ये जो सिद्धांत था, ये महज जुए तक सीमित नहीं रहा। जाहिर सी बात है। जब गणितज्ञों ने ये साबित कर दिया कि अनिश्चित घटनाओं को मापा जा सकता है, तो व्यापारियों ने इसे तुरंत अपने व्यापार में लागू कर दिया। मतलब बिजनेस में प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल होने लगा। हाँ,
और यहीं से आधुनिक समुद्री बीमा यानी मैरीटाइम इंश्योरेंस का जन्म हुआ। समुद्री बीमा उस दौर में? बिल्कुल। उस समय समुद्री रास्ते से माल भेजना बहुत ही खतरनाक काम था। समुद्री लुटेरे थे? हाँ, अचानक आने वाले तूफान थे या जहाज की किसी चट्टान से टकराकर डूबने का खतरा हमेशा बना रहता था। तो एक व्यापारी के लिए अपना जहाज खोना तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाने के बराबर होगा। एकदम सड़क पर आ जाने वाली बात थी। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझनी है, गणित ने इस तबाही को कैसे रोका? मतलब अगर तूफान आना है तो वो तो आएगा ही ना। हाँ, तूफान तो आएगा। तो गणित किसी जहाज को डूबने से तो नहीं बचा सकता? सही सवाल है। देखिए, गणित ने जहाज को डूबने से नहीं बचाया, बल्कि उस डूबने से जो वित्तीय नुकसान होता था उसको संभाला। अच्छा, वो कैसे? इसे आज की भाषा में रिस्क पूलिंग कहते हैं। व्यापारियों ने प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके एक ऐतिहासिक डेटा निकाला। उन्होंने देखा कि औसतन 100 में से कितने जहाज सुरक्षित वापस लौटते हैं और कितने डूब जाते हैं। ओके, मतलब उन्होंने एक पैटर्न ढूंढा। हाँ, मान लीजिए उनका डेटा बताता है कि हर 100 में से 5 जहाज डूब जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जहाज के सुरक्षित लौटने की संभावना 95% है। बिल्कुल सही। अब व्यापारियों ने एक चालाकी की। उन्होंने एक फंड बनाया। हर व्यापारी उस फंड में एक छोटी सी रकम जमा करता था, जिसे हम आज प्रीमियम कहते हैं। समझ रहा हूँ। तो अगर किसी का जहाज डूबता तो उस फंड से उसे पैसे मिल जाते। चूंकि 95 जहाज सुरक्षित लौट रहे थे, इसलिए फंड में इतना पैसा हमेशा रहता था कि उन 5 डूबे हुए जहाज़ों के नुकसान की भरपाई आराम से की जा सके। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका था। मतलब एक अकेले व्यक्ति के लिए जो घटना पूरी तरह से अज्ञात और विनाशकारी थी, वो एक पूरे समूह के लिए एक मापी जा सकने वाली प्रबंधनीय गणितीय गणना बन गई। एग्जैक्टली। और ये इंसानी सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग थी। वाकई, हम भविष्य के परिणामों को समूह में बांटकर हर व्यक्ति के रिस्क को कम कर रहे थे। लेकिन जी, अनु में एक तरह का अति आत्मविश्वास नहीं भर दिया? आपका इशारा किस तरफ है? मेरा मतलब है, क्या लोगों ने ये मान लिया था कि अब उनके पास एक ऐसा जादुई फॉर्मूला आ गया है जिससे वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत ही सटीक सवाल पूछा आपने, और ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया थी। हाँ, इंसान की फितरत ही ऐसी है। और इसी अति आत्मविश्वास ने बड़े बड़े वित्तीय संकटों को जन्म भी दिया है। बर्नस्टीन की किताब का जो सबसे महत्वपूर्ण और गहरा सिद्धांत है, वो इसी मुकाम पर सामने आता है। वो सिद्धांत क्या है? उन्होंने जोखिम यानी रिस्क और अनिश्चितता यानी अनसर्टिनिटी के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी लकीर खींची है। रिस्क और अनिश्चितता, लेकिन क्या ये दोनों एक ही चीज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है कि अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं और एक ही तराजू पर तौलने की कोशिश करते हैं। तो स्रोत के अनुसार इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, स्रोत स्पष्ट करता है कि रिस्क वो है जिसे मापा जा सकता है, जैसे कि इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी, Yes. जिसके बारे में हमने अभी बात की। बिल्कुल, या फिर शेयर मार्केट की वॉलेटिलिटी, मतलब बाजार में कीमतों के तेजी से ऊपर या नीचे जाने की दर। ऐसे मामलों में आपके पास हमेशा ऐतिहासिक डेटा मौजूद होता है। तो गणित के फॉर्मूले काम करते हैं। हाँ, और ये अनुमान लगाया जा सकता है कि नुकसान होने की कितनी प्रतिशत संभावना है। ठीक है, अगर मैं एक एनालॉजी दूं, मान लीजिए मैं एक पासा फेंकता हूं, तो मुझे पता है कि परिणाम 1 से 6 के बीच ही कुछ होगा। सही है। कोई भी एक नंबर आने की संभावना 6 में से 1 है। तो ये रिस्क है जिसे पूरी तरह से मापा जा सकता है। एकदम सही एनालॉजी है। और दूसरी तरफ है अनिश्चितता। और वो क्या है? अनिश्चितता वो स्थिति है जिसका कोई ऐतिहासिक डेटा नहीं होता और जिसे किसी भी फॉर्मूले से मापना असंभव है। अच्छा। उसी पासे के उदाहरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए पासा हवा में फेंका गया और वो बीच हवा में ही अचानक गायब हो जाए। गायब हो जाए? हाँ, या जमीन पर गिरते ही पासा फट जाए। अरे, ऐसी घटनाओं के लिए तो कोई गणितीय मॉडल तैयार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और एक सफल निवेशक और एक असफल निवेशक के बीच का सबसे बड़ा अंतर इसी समझ में है। मतलब सफल निवेशक इन दोनों का फर्क जानता है। हाँ, एक बेहतरीन निवेशक ये जानता है कि वो केवल रिस्क को माप सकता है, लेकिन अनिश्चितता को उसे हर हाल में मैनेज ही करना होगा। मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। बताइए, क्यों? मतलब अगर रिस्क और अनिश्चितता वाकई इतने अलग है, तो आज के इस दौर में देखिए ना, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है और बिग डेटा का इतना इस्तेमाल हो रहा है, तो
क्या अनिश्चितता धीरे धीरे खत्म नहीं हो रही है? आज हमारे पास मौसम से लेकर उपभोक्ता के व्यवहार तक का रियल टाइम डेटा है। क्या आज के बेहतरीन कंप्यूटर्स उस गायब हो जाने वाले पासे की भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते? ये तर्क सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्रोत के आधार पर इसका जवाब है नहीं। नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, डेटा की मात्रा बढ़ने से प्रोबेबिलिटी और रिस्क को मापने की क्षमता जरूर बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन अनिश्चितता खत्म नहीं हुई है। वो कैसे? क्योंकि अनिश्चितता का मूल स्वभाव ही यही है कि वो अभूतपूर्व होती है, अनप्रेसिडेंटेड। अच्छा, जो पहले कभी हुआ ही ना हो। एग्जैक्टली। साल 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट ले लीजिए, या हाल ही में आई कोई वैश्विक महामारी। ये ऐसी घटनाएं थीं जिनके लिए कोई स्पष्ट ऐतिहासिक डेटा सेट मौजूद ही नहीं था जो सटीक समय और प्रभाव की भविष्यवाणी कर सके। हाँ, कोई मॉडल ये नहीं बता सकता था कि दुनिया अचानक से बंद हो जाएगी। बिल्कुल। जब बड़े बड़े बिजनेस या हेज फंड फेल होते हैं ना, तो अक्सर इसलिए नहीं होते कि उनके पास डेटा कम था। तो फिर क्यों फेल होते हैं? इसलिए क्योंकि उन्होंने अनिश्चितता को रिस्क समझने की गलती कर दी थी। उन्होंने मान लिया था कि चूंकि उनके पास बाजार का पिछले 100 साल का डेटा है, इसलिए भविष्य में भी बाजार बिल्कुल उसी पैटर्न पर चलेगा। ओह, समझ गया। मतलब उन्होंने उस चीज पर फॉर्मूला लगाने की कोशिश की जिसे मापा ही नहीं जा सकता था। यही सबसे बड़ी भूल होती है। इसका मतलब है कि हम अक्सर अपनी गणितीय क्षमताओं को लेकर गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। तो फिर एक बात बताइए, इस रिस्क और अनिश्चितता के अंतर ने आज के मॉडर्न फाइनेंस को कैसे आकार दिया है? बहुत ही गहरे तरीके से। शोध बताता है कि रिस्क थ्योरी से ही आधुनिक निवेश के नियम बने हैं। जैसे आज के समय में हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मॉडलिंग जैसे शब्दों को रोज सुनते हैं। हाँ, ये तो फाइनेंस की दुनिया के बहुत आम शब्द हैं। बिल्कुल। और आधुनिक फाइनेंस इसी सच्चाई पर टिका है कि अनिश्चितता को खत्म नहीं किया जा सकता, केवल उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, प्रभाव कम कर सकते हैं। डैनियल बर्नौली नाम के एक बहुत ही मशहूर स्विस गणितज्ञ थे। उन्होंने 18वीं सदी में यूटिलिटी थ्योरी देकर इसे और गहराई से समझाया था। यूटिलिटी थ्योरी ये क्या कहती है? बर्नौली ने कहा कि रिस्क हर इंसान के लिए एक समान नहीं होता। मतलब हर किसी के लिए रिस्क अलग है? हाँ, देखिए, 1 करोड़पति के लिए 10,000 रुपए का नुकसान शायद कोई मायने न रखे। सही बात है, उसके लिए तो ये चिल्लर है। लेकिन एक आम इंसान के लिए, उसके लिए तो वो 10,000 रुपए उसकी पूरी महीने भर की बचत हो सकती है। बिल्कुल, उस आम आदमी के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका होगा। इसलिए बर्नौली का कहना था कि जोखिम का गणितीय मूल्य और उसका मनोवैज्ञानिक मूल्य अलग अलग होते हैं, और इसी सोच से डाइवर्सिफिकेशन जैसे बड़े सिद्धांत निकले। तो डाइवर्सिफिकेशन को हम अक्सर उस पुरानी कहावत से समझते हैं कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। एग्जैक्टली, यही कहावत। ताकि अगर वो टोकरी गलती से गिर भी जाए तो सारे अंडे एक साथ ना टूटें और कुछ तो बच जाएं। लेकिन वित्तीय बाजारों में, निवेश की दुनिया में, इस कहावत का व्यवहारिक और गणितीय मतलब क्या है? वित्तीय बाजार में इसका मतलब है ऐसे एसेट्स या संपत्तियों में निवेश करना जो एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो, जिन्हें अनकोरिलेटेड कहते हैं। अनकोरिलेटेड? कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, मान लीजिए किसी ने अपना सारा पैसा सिर्फ एविएशन यानी विमानन कंपनियों के शेयरों में लगा दिया है। ओके। अब अगर अचानक से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं तो क्या होगा? सभी विमानन कंपनियों को एक साथ नुकसान होगा। हाँ, क्योंकि उनका खर्चा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, ये एक ही टोकरी में सारे अंडे रखने जैसा है। डाइवर्सिफिकेशन का गणित कहता है कि निवेश को अलग अलग सेक्टरों में बांटा जाए। मतलब अलग अलग टोकरियां? हाँ, कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी में डालिए, कुछ हिस्सा सोने यानी गोल्ड में, और कुछ हिस्सा रियल एस्टेट में, ताकि अगर एक गिरे तो दूसरा बचा ले। सही कहा। अगर कोई एक अनिश्चित घटना टेक्नोलॉजी सेक्टर को गिराती है तो जरूरी नहीं कि सोने की कीमत भी गिरे, हो सकता है वो बढ़ जाए। इस तरह एक का नुकसान दूसरे के मुनाफे से संतुलित हो जाता है। लेकिन देखिए, यहां मुझे एक बहुत बड़ी विडंबना नजर आती है। कैसी विडंबना? अगर आधुनिक फाइनेंस में डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मॉडलिंग और सांख्यिकीय विश्लेषण के इतने शानदार टूल मौजूद हैं, और डैनियल बर्नौली से लेकर आज तक के सारे गणितज्ञों ने हमें रास्ता भी दिखा दिया है, तो फिर असल दुनिया में लोग शेयर बाजार में या बिजनेस में इतनी भारी गलतियां क्यों करते हैं? मेरा मतलब है, अगर गणित इतना ही स्पष्ट है तो क्या निवेशक वास्तव में सिर्फ तर्कों और डेटा के आधार पर फैसले ले पाते हैं? और यहीं पर इस सवाल के साथ बर्नस्टीन की किताब गणित की उस साफ सुथरी दुनिया से निकलकर इंसानी मनोविज्ञान की उलझी हुई दुनिया में प्रवेश करती है। अच्छा, साइकोलॉजी में? हाँ,
क्योंकि सीधा सा जवाब ये है कि लोग पूरी तरह से तर्कसंगत या रैशनल नहीं होते। ये तो हम सब जानते हैं। इंसान का दिमाग एक कंप्यूटर की तरह सिर्फ डेटा प्रोसेस नहीं करता ना, वो भावनाओं से भरा हुआ है। बिल्कुल। रिस्क का आकलन करते समय गणित अक्सर पीछे छूट जाता है और दो सबसे शक्तिशाली मानवीय भावनाएं स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लेती हैं। और वो दो भावनाएं कौन सी हैं? डर और लालच, फियर एंड ग्रीड। फियर एंड ग्रीड। इसे सेहत और जंक फूड के उदाहरण से समझना बहुत आसान है। वो कैसे? देखिए, विज्ञान ने हमें सारा डेटा दे रखा है कि रोज जंक फूड खाना सेहत के लिए कितना हानिकारक है। बिल्कुल, इंटरनेट भरा पड़ा है इस जानकारी से। हमारे पास कैलोरी काउंट है, कोलेस्ट्रॉल का डेटा है। फिर भी जब एक स्वादिष्ट पिज्जा सामने रखा होता है तो वो सारा मेडिकल डेटा एक तरफ हो जाता है और लालच हावी हो जाता है। हाँ, मुंह में पानी आ ही जाता है। लोग ये जानते हुए भी उसे खा लेते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में क्या रिस्क हो सकता है। ये बहुत ही बढ़िया तुलना की आपने, और ये बाजार की मानसिकता को एकदम सही तरीके से दर्शाती है। मतलब फाइनेंस में भी लोग जंक फूड ही खा रहे हैं। एक तरह से हाँ। डैनियल kahneman और एमोस ट्वेर्स्की जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इसे प्रोस्पेक्ट थ्योरी और लॉस अवर्जन के जरिए समझाया है। लॉस अवर्जन, ये क्या होता है? उनका शोध बताता है कि इंसानी दिमाग मुनाफे से मिलने वाली खुशी के मुकाबले नुकसान से होने वाले दर्द को दोगुने शिद्दत से महसूस करता है। अच्छा, नुकसान का दर्द ज्यादा होता है। हाँ, इसका मतलब है कि अगर आपको 10,000 रुपए जीतने पर खुशी होती है तो 10,000 रुपए हारने पर उससे दोगुना ज्यादा दुख होगा। अरे बाप रे! और यही लॉस अवर्जन शेयर बाजार में घबराहट या पैनिक पैदा करता है। बिल्कुल। जब बाजार थोड़ा सा भी नीचे जाता है तो नुकसान का ये मनोवैज्ञानिक दर्द इतना हावी हो जाता है कि लोग गणित भूल जाते हैं। सही पकड़ा आपने। डेटा चीख चीख कर कह रहा होता है कि लंबी अवधि में बाजार रिकवर कर लेगा, लेकिन इंसान का अपना डर उसे तर्कसंगत फैसला नहीं लेने देता। और क्या इसका उल्टा भी उतना ही सच है? मतलब जब बाजार बहुत अच्छा कर रहा हो? बिल्कुल सच है। जब बाजार लगातार ऊपर जा रहा होता है तो लालच और अति आत्मविश्वास हावी हो जाता है। तब लोगों को लगता है कि वो तो कभी हार ही नहीं सकते। हाँ, और तब वो डाइवर्सिफिकेशन का नियम तोड़ देते हैं, अपना सारा पैसा किसी एक ही ट्रेंडिंग स्टॉक में लगा देते हैं। जो कि बहुत ही खतरनाक है। बहुत ज्यादा। इसीलिए किताब का एक बहुत बड़ा सबक ये है कि चाहे इंसान कितने भी बेहतरीन रिस्क मॉडल बना ले, असली लड़ाई शेयर मार्केट के चार्ट्स या डेटा से नहीं होती। तो किससे होती है? इंसान की अपनी भावनाओं से होती है। स्रोत स्पष्ट कहता है कि सफलता के लिए सबसे अधिक आवश्यकता अनुशासन की है। डिसिप्लिन। जी, डिसिप्लिन, और उस पुल को मजबूत करने की आवश्यकता है जो तर्क और व्यवहार को जोड़ता है। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें तो पीटर एल बर्नस्टीन की किताब का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष यही है कि ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब उसे लागू किया जाए। बिल्कुल सही बात है। केवल प्रोबेबिलिटी को जान लेना काफी नहीं है, उस पर आधारित अनुशासित फैसले लेना जरूरी है। मानव सभ्यता ने अंधविश्वास से विज्ञान और गणित तक का एक लंबा और बहुत ही शानदार सफर तय किया है। इसमें कोई शक नहीं है। आज शेयर बाजार हो, अपना कोई बिजनेस चलाना हो या रोजमर्रा की जिंदगी के फैसले हों, जो लोग रिस्क को समझते हैं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, वे ही भविष्य की अनिश्चितता का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि इंसान ने अपनी बुद्धिमत्ता से भविष्य के इस धुंधलके को काफी हद तक साफ कर लिया है। लेकिन क्या? लेकिन टूल्स का होना और उन टूल्स का सही मानसिक स्थिति में इस्तेमाल करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इंसान के मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह या जो बायसेस हैं, वो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के रास्ते में एक बड़ी चुनौती बनी रहेंगे। बहुत ही गहरी बात कही आपने। और इसी चुनौती से सुनने वालों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने लायक सवाल पैदा होता है। वो क्या? चूंकि इतिहास और मनोविज्ञान ये साबित करते हैं कि इंसान की भावनाएं अक्सर बेहतरीन डेटा और गणित पर भी भारी पड़ जाती हैं, तो क्या हम भविष्य में ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई रिस्क मैनेजमेंट को पूरी तरह से इंसानी भावनाओं से मुक्त कर देगा? ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, क्योंकि एक मशीन में न तो शेयर बाजार के गिरने का डर होता है और न ही तेजी के समय कोई लालच। तो क्या बिना डर और लालच वाला एक कंप्यूटर भविष्य में अनिश्चितता को इंसान से बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएगा? या फिर व्यापार और निवेश की दुनिया में मानवीय अंतर्ज्ञान, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, उसकी वो अहमियत हमेशा बनी रहेगी जिसे कोई भी एल्गोरिदम कभी डिकोड नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि भविष्य का रिस्क अब सिर्फ संख्याओं में नहीं है, बल्कि इस बात में छिपा है कि हम फैसले लेने का अधिकार किसे सौंपते हैं, एक इंसान को या एक मशीन को।